हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यमेव जयते क्लासेस। हम लोग जो बीपीएससी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ में जो क्वेश्चंस देख रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग जो 2023 में जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसके साइंस के पीवाईक्यूज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया, एक ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें एक जो हॉर्स है उसका हमें इमेज बनाना है, यानी कि प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें काली पट्टियां ढेर सारी लगा दी हैं। तो पूछा गया है कि इन काली पट्टियों के लगाने से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। पहला इसमें ऑप्शन है, काली पट्टियों का एक जबरा बनेगा, काली पट्टियों का एक घोड़ा बनेगा, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसको पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए तो क्या होगा, जब हम किसी लेंस को उस काली पट्टियों से ढक देंगे तो उससे क्या होगा, जो खुले हुए पोर्शंस होंगे, खुले हुए जैसे ये पोर्शन यहाँ पे खुले पोर्शन से यहाँ से जो लाइट जाएगी और इन यहाँ से जो लाइट जाएगी वो क्या करेगी, जो है घोड़े का इमेज बनाएगी। तो बस डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि जो हमने काली पट्टियाँ बनाई हैं उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रकाश की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो लेंस का जो इफेक्टिव एरिया है वो कम हो गया है काली पट्टियों की वजह से। तो जो इमेज बनेगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी क्या हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है कि ध्वनि की तीक्ष्णता। ठीक है, तीक्ष्णता मतलब पिच, किसकी आवाज़ तीखी है या मोटी है। तो वो जो पिच है, पिच किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन इसमें है, ध्वनि का आयाम, बी है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, सी का है ध्वनि का वेग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन है। तो बेसिकली जो ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि जो पिच होती है, पिच जो है, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। किससे, जो ध्वनि की तीक्ष्णता होती है वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है, क्योंकि इसमें इसमें कोई भी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी में नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, यानी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो डिजिटल जो एप्लीकेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो उत्सर्जक, सी फोटो डायोड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो देखिए फोटोवोल्टाइक सेल है, इसको हम क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हम इसको जो बोलते हैं सोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होते हैं फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। और ये जो फोटो डायोड होता है, तो इसका यूज़ जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उसके लिए करते हैं। जैसे जो डिजिटल सर्किट्स हो गए, या स्विचिंग हो गए, या ऑप्टिकल जो कम्युनिकेशंस होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं, फोटो डायोड का। ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि 114 में बॉल बेयरिंग का उपयोग, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन है कर्षण यानी ड्रैग, बी है सर्पी घर्षण, ठीक, सी ऑप्शन इसमें रोलिंग घर्षण, डी है उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैसे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इनके बीच में क्या होगा, या तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाइड होगा, वो यहाँ पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, क्या कहा इसने कि अगर इसे बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं। बॉल बेरिंग क्या होता है, जैसे एक अंदर सर होता है, सर्कुलर रिंग होती है, यहाँ पे वो होती है, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उसके ऊपर फिर ये होती है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में। क्योंकि क्या होगा कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ में रोल करेगी जब आगे बढ़ेगी। ठीक। और सर्पी घर्षण क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज ये क्या हो गया, ये एक स्लोपी सरफेस हो गया, अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये फिसलते हुए नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि सर्पी घर्षण। ठीक। और जो ये
कर्षण होता है, ड्रैग होता है। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग जो होता है, जो बेसिकली जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो जो भी गैसें होती हैं उसमें जो रेजिस्टेंस काम करता है या प्रतिरोध काम करता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोलिंग घर्षण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 115। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को, ठीक है, गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? हम फिर से पढ़ते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ठीक है। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, ठीक है। तो जो संवेग परिवर्तन की दर जो कॉन्सेप्ट होता है, नहीं, संवेग परिवर्तन की जो दर जो है लगाए गए बल के अनुकमानुपाती होती है, ठीक है। तो पीछे क्यों खींच रहा है? ताकि जो फुटबॉल पकड़ने से जो उसके हाथों में जो जर्क लगेगा, जो झटका लगेगा, यानी इम्पल्स लगेगा, फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे पीछे ले जाएगा ना, तो वो कम होता जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो संवेग परिवर्तन की दर है उसको कम कर रहे हैं, ताकि उसके हाथों में क्या हो, जो फोर्स लगे फुटबॉल की वजह से, या इम्पल्स उसी को बोलते हैं हम, जो इम्पल्स लगे, इम्पल्सिव फोर्स लगे, वो क्या करे, कम हो जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित क्या है, धनात्मक रूप से आवेशित कण है? ठीक है, हमको ये बताना है कि जो किसी भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो एमिशंस होते हैं उसमें कौन सा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक। तो अब देखो, बीटा बीटा जो होता है वो क्या होता है, एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जो कैथोड रे होती हैं ये भी एक तरह की क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम होती है, धारा होती है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। जो अल्फा होता है, अल्फा किरण होती हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और ये किसके बराबर होते हैं, जो हीलियम नाभिक होता है He2+, इसके बराबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, या उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जैसे जो कोई सर्कुलर पाथ होता है, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसमें उसको गतिमान रखने के लिए जो फोर्स काम करता है ना, एक सेंटर की तरफ, जो सेंटर हो गया, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल या केंद्राभिमुखी फोर्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ठीक है, किस ऊर्जा परिवर्तन में? ठीक है, अब देखो, जैसे रासायनिक ऊर्जा, पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, एंड डी ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई वही सेम ऑप्शन है। तो देखिए, अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो पहला पूछा गया इसमें ध्वनि ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तो इसमें किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें साउंड क्रिएट करना है, वो भी स्टैटिक एनर्जी से। दूसरी क्या है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा जैसे जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो जैसे हमने देखी हैं, बहुत सी रिएक्शंस देखी हैं, जैसे अगर हम जो चूना है CaO को अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं तो ये क्या करता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है, हीट रिलीज करता है। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनसे जो हीट एनर्जी होती है उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन काम नहीं करता है। लेकिन दो अगर हम पत्थर लें, ठीक है, या कुछ भी दो दो ऑब्जेक्ट लें, उनको आपस में घिसें आपस में, तो उससे क्या होगा, घिसने से क्या होगा कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, और घिस रहे हैं तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो हीट में रिलीज होगी, और उनके बीच में क्या काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। तो जो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा का कन्वर्जन है, ये क्या है, बेसिकली इसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक
देखो ये सीधे चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ आ जाता है, ठीक है। सपोज ये बस चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है और अचानक एक शार्प टर्न आया राइट साइड के। तो पूछा कि बस में बैठे जो यात्री हैं वो किस ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, दाईं ओर झुकेंगे, या उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इनर्शिया का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो जड़त्व का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि जो जो पहला न्यूटन का जो पहला लॉ है, उसमें बोला जाता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस उसमें विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपनी जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो बेसिकली क्या होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज जैसे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, चल रही है, तो अगर ब्रेक लगाया तो हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि हमारा मोशन आगे, ठीक है। और जैसे कोई खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है और अगर झटके से चलती है तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो बेसिकली जिस दिशा में मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ह्यूमन बॉडी होती है वो झुक जाती है। तो हम मुड़े किधर की तरफ हैं, दाईं तरफ हैं, तो हम किस तरफ झुकेंगे, बाईं तरफ, बाईं ओर झुक जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 119 का ऑप्शन बी, बाईं ओर झुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है। क्या करता है, जो टेंशन है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, तनाव है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए ये इसका जो ऑप्शन होगा, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जो स्टैटिक पोर्शन है ना उनको, जो मतलब ट्रेडिशनल और स्टैटिक पोर्शन है उनको कवर करिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस देखिए, अगर अपने कुछ बेसिक जो मतलब जो थेरीज हैं उनको यूज़ करके आप कर पा रहे हैं तो बेटर है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ध्वनि का आयाम एडजस्ट करता है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ध्वनि की तीव्रता ठीक करने की कोशिश कर रहा है, या अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करता है, ठीक है। तो जैसे कोई संगीत कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पर ढेर सारे इक्विपमेंट्स बज रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर अलग अलग बजेंगे या उनमें जो रेजोनेंस क्रिएट होगा तो जो डिस्टर्बेंस होगा जो उसको ठीक करने के लिए क्या होगा, सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बज रहे हैं उनके साथ में सिंक के लिए, यानी कि एक साथ बजने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें जो ऐसा ना हो कि बाकी के साथ में ये ना बज पाए, जो संगति क्रिएट ना हो पाए, यानी तालमेल ना बैठ पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को एडजस्ट करने के लिए क्या कहता है, जो टेंशन होता है उसको समायोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें पूछा गया है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, ठीक है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पूछा गया है कि कौन सा इन तीन ऑप्शंस में से क्रिप्टन, मिट्टी का तेल, कार्बन, स्टील, ठीक है, इनमें से कौन ऐसा है जिसका जो शेप है वो तो फिक्स नहीं है, यानी कि जो शेप है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो क्या है, वो फिक्स है, ठीक है। तो क्रिप्टन देखिए गैस है, तो ना तो इसका क्या होगा, शेप फिक्स होगा, ना इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। कार्बन है, इसका क्या होगा, इसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा। जो मिट्टी का तेल है, ठीक है, मिट्टी का तेल क्या होगा, मिट्टी के तेल में क्या होगा, कोई फिक्स्ड इसका शेप नहीं होगा। हम इसको जिस कंटेनर में डाल देंगे उसी का शेप ये अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन इसका क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी का तेल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है इसमें, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो पूछा गया है कि ये जो एम्फोटरिक ऑक्साइड्स हैं इनका एग्जाम्पल कौन सा है। तो बेसिकली जो इनका एग्जाम्पल है वो है Al2O3 एंड ZnO। ये दोनों ही क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड है। ये क्या करते हैं, अम्ल और बेस, जो एसिड और बेस होते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नमक यानी सॉल्ट एंड वाटर रिलीज करते हैं, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है
नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है मीथेन, ऑप्शन सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित ये जो तीन गैसेस दी हुई हैं इनमें से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, मीथेन ये भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। बेसिकली जो एसिड्स होते हैं वो जो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो एसिड्स होते हैं वो जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। देखिए हम इसमें एक रिएक्शन देखें तो हमें उससे समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, ठीक, प्लस हमने इसकी रिएक्शन कराई 2HCl के साथ में। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा दो यहाँ से मॉलिक्यूल सोडियम के और दो Cl यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा। ठीक, प्लस क्या होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे H2O, वाटर बनाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा CO2, तो क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। बेसिकली किसका केमिकल जो है फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली जो ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होता है, इसमें से इसकी चार वैलेंस होती है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, ये बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड है। अब बेसिकली ये पाया किस में जाता है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, जो पालक होता है, टमाटर होता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसीलिए क्या करते हैं हम, जो टमाटर वगैरह जो जिनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना, ज़्यादा कंजम्पशन से उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्टोन होता है ना, स्टोन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, आपको तीन परख नलियां दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 126 में। इसमें क्या गया है, तीन टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, उनमें एक में क्या है, आसुत जल है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे में क्या है, अन्य दो में से एक में क्या है, अम्लीय विलयन है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है, दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है। तो पूछा गया है इनमें से इसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। बेसिकली वो क्या करना है, रेड, इसमें क्या बताना है, रेड लिटमस जो है वो किस टेस्ट ट्यूब में जो रेड लिटमस है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक याद रखी है वो मैं बताता हूँ। जैसे बार है, ठीक है ना, तो ब्लू एसिड रेड, मतलब जो एसिड होता है वो ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिकली जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा वो कौन कन्वर्ट करेगा, बेस कन्वर्ट करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से किस में लाल लिटमस यानी जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा, तो RBB। तो बेसिकली क्या होगा, बेस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, और जैसे इसमें और जो आंसू जल क्या है, बेसिकली क्या होगा, ये तो न्यूट्रल होगा, तो ये कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, ये कन्वर्ट कुछ करेगा ही नहीं, ना तो रेड को ब्लू में ना ब्लू को रेड में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है क्वेश्चन में, एसिटिक एसिड गंध जो होती है, एसिटिक एसिड की जो गंध होती है वो किसके समान होती है। तो बेसिकली जो एसिटिक एसिड होती है वो होती है सिरका, विनेगर। ठीक है ना, विनेगर के समान होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सिरका होता है, बेसिकली विनेगर जो होता है उसमें क्या होता है, 5 to 8% जो होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, 5 to 8% होता है। ठीक है, जो टमाटर होता है अभी हमने देखा ऊपर, किसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, और ये क्या है, मिट्टी है, तो पेट्रोलियम पदार्थ हो गया। तो जो एसिटिक होता है इसी की वजह से जो इसकी जो गंध होती है ना, बहुत तीखी और बहुत वैसी स्मेल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क HCl गैस, क्वेश्चन नंबर 128, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। ठीक है, तो देखिए हमें जो HCl गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, तो देखिए इसमें रीज़न ये है क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, लिटमस क्या होता है, केवल जो H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि जो
जो एसिडिक नेचर होता है, जो उसको शो करने के लिए, जो प्रॉपर्टी उसको शो करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयंस चाहिए, और जो हाइड्रोजन आयंस है वो हमको जो शुष्क अवस्था है उसमें नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो मॉइस्चर है या वाटर है उसकी प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि तभी क्या होगा, जो H2O है वो H+ के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन क्या क्या करेगा, जो लिटमस का जो रंग कलर है उसको चेंज करने में हेल्प करेगा। इसलिए 128 का बी ऑप्शन सही हो गया। फिर इसमें पूछा गया है कि विषम का पता लगाइए। सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये तीनों क्या हैं, सेम है, एक ही तरह की रिएक्शन होकर रहे हैं, ये विषम नहीं क्या है, सम है। तो इसलिए इनका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से पूछा गया है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हीरा और ग्रेफाइट, बेसिकली पहले तो हमें ये पता चाहिए है क्या, ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है, कार्बन के अपर रूप, और अपर रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम एलोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप। ठीक, अब देखिए फिर इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि इसमें कौन सा कथन सत्य हमको बताना है। तो पहला इसमें ऑप्शन है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है। गलत है, क्यों, क्योंकि जो डायमंड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो क्यूबिक और टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड कैसा होता है, क्यूबिक टेट्राहेड्रल, और जो ग्रेफाइट होता है वो होता है हेक्सागन होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और लेयर्ड होता है, उसमें सीट फॉर्म में पाया जाता है, लेयर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टल संरचना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, नहीं, गलत है, क्योंकि जो डायमंड होता है, डायमंड को हम बोलते हैं क्या, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये नेचुरली जो पाया जाता है, जो नेचुरली पाया जाता है उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है ना, ये कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है। ठीक, इसी का हम जो है पेंसिल की लीड वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन सी ऑप्शन दिया गया है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है। तो जो डायमंड होता है, बेसिकली डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, कुचालक है विद्युत का। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है बेसिकली क्या है, ये बहुत अच्छा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से जो क्या पूछा गया है, कौन सा सत्य कथन है, तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, वो अलग अलग लेवल की होती है, जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ठीक है, किसमें चेंज होता है, कोशिकाओं में प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंज होता है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा में चेंज होता है, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति में चेंज होने से ये खुलते बंद होते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली जो जो स्टोमाटा होते हैं, जो स्टोमाटल ओपनिंग या जो क्लोजिंग होती है, उसके लिए जो सेल में जो कोशिकाओं में एक तरह की जो कोशिकाओं में पानी की जो मात्रा होती है उसकी वजह से क्या होते हैं, ये खुलते और बंद होते हैं। और इसके लिए एक जो स्पेशल सेल्स काम करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं। ठीक, तो जो गार्ड सेल्स में जो वाटर की मात्रा है, यानी कि जल की मात्रा है, वो उसके आधार पर ही डिसाइड होगा कि जो स्टोमाटा है वो खुलेंगे और बंद होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है 132 में कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस जो कलर दिए गए, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ठीक, तो जो क्लोरोफिल जो होता है वो बेसिकली किसको एब्जॉर्ब करता है, लाल और नीले, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। लाल और नीले रंग के जो कलर्स होते हैं, यानी कि जो प्रकाश होता है उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का काम जो है कंप्लीट करता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है 133 में, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्टली मैच्ड नहीं है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि पहला ऑप्शन इसमें है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना। तो बेसिकली जैसे कोई ये क्या होगा, पूछा गया पेड़ है ये, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे सपोज ये पेड़ हो गया तो क्या होगा, आधार
आधार के पास शाखाओं के साथ यहाँ पे से यहाँ पे ब्रांचेस निकल आई, यहाँ पे आधार के पास में ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं। मोटा है और कठोर तना है तो ट्री हो गया, ये भी ठीक है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता, जो बेसिकली हम इनको एपीफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो कमजोर होता है, तो क्या करते हैं, इस पेड़ के चारों तरफ लिपट जाते हैं ऐसे करके, ठीक। तो ये भी सही हो गया हमारा। फिर क्या है, पर्णवृत्त, जो पर्णवृंत होता है, ठीक है, पेटियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पत्ती को तने से जोड़ते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इनकरेक्टली, जो इनकरेक्ट है जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या है, करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, सक्शन पुल के कारण, सक्शन पुल, ठीक है, सक्शन पुल, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, बेसिकली वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है। तो बेसिक जैसे अगर आपको ये पता चल गया कि इसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी बोलते हैं, सक्शन पुल को, तो बहुत इजी हो जाएगा हमें, या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव अगर आपको पता है तो बहुत इजी हो जाएगा हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करना। तो क्या हो गया इसमें, ऑप्शन क्या है, अवशोषण, ये नहीं होगा, वाष्पीकरण, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो 134 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य, यानी कि इसी को जो अपनी की जो खुद कॉपी है, यानी कि स्व प्रतिकृति, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है जो है, कौन सी, किसकी वजह से इसमें ये गुण पाया जाता है, ठीक है। तो पहला है इसमें केवल डीएनए की उपस्थिति, दूसरा है आरएनए की उपस्थिति, सी है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट की जो स्व प्रतिकृति की जो क्षमता है, वो उसका रीजन है ऑप्शन सी, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस, और सेमी ऑटोनॉमस होता है ये, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 136, इसमें पूछा गया है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, यानी कि पार्ट है किसका, वो स्केलेटन का ही पार्ट है, लेकिन क्या है, हार्ड नहीं है बोन्स की तरह, ठीक है। तो और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या होते हैं, बेसिकली जो कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, उपास्थियाँ उन्हीं को बोलते हैं, कार्टिलेज बेसिकली क्या होते हैं, उपास्थियाँ बोलते हैं, उपास्थियाँ ये क्या होती हैं, हड्डियों की तरह हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी जो नोज टिप होती है, ये भी किसकी होती है, कार्टिलेज की होती है। जो हमारे कान जो बाहर का जो ईयर पिन्ना होता है वो क्या होता है, वो भी क्या है वो भी उपास्थि का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 136 का बी ऑप्शन, कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन, 137 में क्या है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर किसके साथ रहता है। तो बेसिकली हमको इनके में क्या है, लाइकेन क्या है, बेसिकली एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन है। क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन किसे बोलते हैं, जिसमें दोनों दोनों जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों को फायदा होता है, ठीक है। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन में क्या होता है, शैवाल होता है और एल्गी होता है, और क्या होता है, फंजाई होता है, ठीक। तो शैवाल क्या करता है, क्योंकि शैवाल में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है, क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसको, फंजाई को। और तो फंजाई क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको जो शैवाल है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, प्लस जो भी वाटर और मिनरल्स चाहिए होंगे वो उनको उनको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। जो लाइकेन होते हैं बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, बायो इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इन्वायरमेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जो बहुत प्रिस्टीन और जो बहुत शुद्ध जो इन्वायरमेंट होगा ना, वहाँ पे लाइकेन क्या होंगे, पाए जाएंगे। और लाइकेन किस में भी हेल्प करते हैं, लाइकेन में हेल्प करते हैं जो बायोटिक सक्सेशन होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जीवीय अनुक्रमण, बायोटिक सक्सेशन या जीवीय अनुक्रमण, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 138, उसमें बोला गया है क्या, कि मादा एनाफिलीज को मादा मॉस्क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है।
बेसिकली इनके बैठने के आधार पर हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर जैसे दो दो मॉस्किटो बैठे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब इनके बैठने के आधार पर हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एनोफिलीज है, कौन सा क्यूलेक्स है। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि मतलब ये आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो बेटर है ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ ही दीजिए। बट स्टिल हम लोग इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जो आधा अस्तर के साथ जो एक कोण पर जो एक कोण होता है ना, बेसिकली फिक्स एंगल बनाती हैं, फिक्स एंगल पर बैठती हैं, उसके बेसिस पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी है, एनोफिलीज है या जो मॉस्किटो क्यूलेक्स है, यानी कि फीमेल क्यूलेक्स है, ठीक। बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जो मादा एनाफिलीज होती है, जो एनाफिलीज होती है वो क्या करती है, जब बैठती है तो बैठते समय जो उसका बॉडी होता है वो सरफेस के साथ में क्या करती है, 45 डिग्री का एंगल बना के रखती है, ठीक। और जो क्यूलेक्स होती है ये क्या करती है, ये सरफेस के पैरेलल बैठती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्यूलेक्स है और कौन एनाफिलीज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 139। इसमें पूछा गया है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, ठीक। तो देखिए प्लेटलेट्स होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर जो डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का ही नंबर काउंट होता है, और जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है ब्लड प्लेटलेट्स का जो काउंट है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो फिर इंटरनल हीमोरेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और फिर आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आरबीसी। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये इसमें एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। और जो ब्लड का जो कलर रेड होता है ना वो इसी वजह से होता है, ठीक, एचबी की वजह से ही। फिर क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उन्हीं का एक स्पेसिफिक वो है, प्रकार है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट भी दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं टी लिम्फोसाइट, एक होती हैं बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, ये किलर सेल्स होती हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लिम्फोसाइट जो है इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है। बाकी प्लेटलेट्स और आरबीसी क्या है वो मैं तुम डिस्कस कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो उनके जो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, वो काम करती हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक। इसमें अब देखिए हम इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, बिल्कुल सही है कि जो मसल्स होती हैं ना वो पेयर में काम करती हैं, ताकि जो बोन्स या जो ऑर्गन्स हैं उनको काम करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, बिल्कुल। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या होगा, उनका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा और हार्ड हो जाएंगी, और थोड़ा सा उनका जो उसमें मोटी हो जाएंगी। फिर से दिया गया है सी। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं मतलब पुश, ठीक है ना, इसमें पुश काम करता है, नहीं। जो मांसपेशियां होती हैं वो बेसिकली मस्कुलर पुल के पे काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, धक्का नहीं देती हैं बल्कि क्या होती हैं, वो खिंचाव पैदा करती हैं। तो इसका पूछा गया गलत कौन सा है, तो गलत यही सी ऑप्शन हो जाएगा कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है। इसमें क्या होती हैं, ये पुश पुश करती हैं, ठीक है। तो 140 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई थिंक ये हमारा आज जो 2023 के जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, आपको कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे साइंस से, तो आप वो मुझे बता दिएगा, तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच।